नमस्कार। चलिए आज उस कहानी में चलते हैं कि कैसे भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों तक को चकमा दे दिया और खुद को एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनाया। ये विज्ञान, राजनीति और जबरदस्त गोपनीयता की एक ऐसी यात्रा है जो किसी भी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे धमाके से जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और भारत की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तारीख थी 18 मई 1974। दोपहर के लगभग 3:45 बज रहे थे और राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में धरती अचानक से कांप उठी। एक इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरी जमीन हिल गई। लेकिन ये कोई मामूली धमाका नहीं था। ये था भारत का पहला एटॉमिक टेस्ट, जिसका कोडनेम था स्माइलिंग बुद्धा। अमेरिका के तो जैसे होश ही उड़ गए। सबसे बड़ा सवाल यही था कि उनकी नाक के नीचे भारत ने सब कर कैसे दिखाया। तो ये दो तारीखें 1974 और 1998 भारत की न्यूक्लियर स्टोरी के सबसे बड़े मोड़ हैं। 1974 में भारत ने दुनिया को बस एक इशारा दिया था कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन 1998 में उसने पूरी दुनिया के सामने खुद को एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर स्थापित कर दिया। और इन दोनों घटनाओं के बीच की जो कहानी है वो काफ़ी लंबी और चुनौतियों से भरी है। पर एक मिनट, सवाल ये है कि भारत को परमाणु बम बनाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, जब असल में परमाणु युग की शुरुआत हुई थी। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के 2 एटम बॉम्ब गिराए, तो दुनिया ने पहली बार देखा कि परमाणु विनाश कितना भयानक हो सकता है। और बस उसी के साथ दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच इस सबसे बड़ी शक्ति को हासिल करने की एक खतरनाक दौड़ शुरू हो गई। अब दुनिया में तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन भारत के लिए ये मामला बहुत जल्द अपने पड़ोस की एक मजबूरी बन गया। आसपास से मिल रहे खतरों ने न्यूक्लियर हथियार बनाने को एक जरूरी कदम बना दिया। 38,000 वर्ग किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो भारतीय जमीन है जो 1962 के युद्ध में चीन के हाथों चली गई थी। इस एक हार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया था। सच पूछिए तो 1960 का पूरा दशक भारत के लिए संकटों से भरा था। पहले 1962 में चीन से वो हार, फिर 1964 में चीन का न्यूक्लियर पावर बन जाना, और उसके ठीक बाद पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध। भारत को ऐसा लगने लगा था कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका है। 1971 के युद्ध में तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। एक तरफ से ब्रिटिश नेवी अरब सागर से और दूसरी तरफ से अमेरिकी नेवी बंगाल की खाड़ी से भारत को घेरने लगी। उस वक्त भारत को अपनी रक्षा के लिए सोवियत संघ से मदद तक मांगनी पड़ी। ये वो पल था जिसने साफ कर दिया कि अगर भारत को अपनी आज़ादी बचानी है तो उसे डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। भारत का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ दूर की सोचने वाले लोगों के बिना तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्यमयी मोड़ भी है। चलिए जानते हैं उन लोगों के बारे में और इस कहानी के एक रहस्यमयी मोड़ के बारे में भी। तो ये वो 4 स्तंभ थे जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। डॉक्टर भाभा के पास विज्ञान का विजन था, जे.आर.डी. टाटा ने आर्थिक रूप से मदद की, नेहरू जी ने इसे शांतिपूर्ण कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया और शास्त्री जी ने इसे देश की रक्षा की दिशा में मोड़ दिया। लेकिन तभी जनवरी 1966 में इस प्रोग्राम पर जैसे कोई बिजली गिर पड़ी। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी भाभा की एक प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई। ये एक बहुत ही बड़ा और अप्रत्याशित झटका था और यकीन करना मुश्किल है, पर ठीक उसी महीने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद में बहुत ही रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। एक ही महीने के अंदर इस प्रोग्राम के 2 सबसे बड़े पैरोकारों का चले जाना, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। लेकिन इन सब झटकों के बावजूद कहानी रुकी नहीं। भारत ने हार नहीं मानी। अब हम सीधे चलते हैं साल 1998 में, जब भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी की आंखों में धूल झोंककर एक नामुमकिन लगने वाले मिशन को अंजाम दिया। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। सोचिए, पोखरण एक खुला रेगिस्तान है जहां हर छोटी बड़ी हरकत पर अमेरिकी सैटेलाइट्स की 24 घंटे नजर थी। तो भारत ने ये किया कैसे? इसका जवाब था एक कमाल का प्लान, ऑपरेशन शक्ति। ये धोखे की एक ऐसी मिसाल थी जिसने दुनिया को सच में हैरान कर दिया। सारा काम रात के अंधेरे में होता था ताकि जासूसी सैटेलाइट्स की नज़र से बचा जा सके। वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहनी ताकि किसी को शक ना हो, और हर सुबह सूरज निकलने से पहले रेगिस्तान की रेत पर हर एक निशान को ऐसे मिटा दिया जाता था मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो।
ये मिशन इतना गुप्त था कि किसी की भी असली पहचान जाहिर नहीं की गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज, और डॉक्टर आर चिदंबरम को जाना जाता था मेजर जनरल नटराज के नाम से। है ना, बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की कहानी जैसा। और फिर 11 और 13 मई 1998 को भारत ने एक के बाद एक 5 सफल परमाणु परीक्षण किए। भारत अब दुनिया के न्यूक्लियर क्लब का एक आधिकारिक सदस्य बन चुका था। पर इस पर दुनिया का रिएक्शन कैसा था? दुनिया की प्रतिक्रिया जाहिर है बहुत तीखी थी। भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए और चारों तरफ से उसकी निंदा होने लगी। लेकिन भारत अपने स्टैंड पर एकदम मजबूती से खड़ा रहा। उसका तर्क बिल्कुल सीधा था। ये टेस्ट किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए जरूरी थे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये पूरी तरह से भारत की अपनी टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। आखिर में भारत का संदेश दुनिया के लिए एकदम साफ था। ये हथियार हमले के लिए नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा को पक्का करने के लिए है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस उलझी हुई दुनिया में कभी-कभी शांति बनाए रखने के लिए भी ताकत दिखानी पड़ती है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसके साथ आज भी दुनिया जी रही है।